Shafi Jan Saab and Sameer Ghobru, thank you so much for joining us on the program. I'll start with you. 28वीं तरमीम की बाज़गश्त है इस वक्त, आप लोगों का इस पे मौक़िफ़ क्या है एनएफसी अवार्ड के हवाले से, क्योंकि उसमें तो डायरेक्ट सूबे लिंक्ड है। सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक 28वीं तरमीम की बात है तो तहरीक इंसाफ कभी भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेगी जिससे छोटे सूबों को नुकसान हो। अगर 28वीं तरमीम में ऐसी कोई भी शिक लाई जाती है जिसमें एनएफसी के जो एक फार्मूला है उसको रिवाइज किया जाए तो उससे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा खास कर इफेक्ट होंगे क्योंकि छोटे सूबे हैं। फिर दूसरी बात यह है कि इसमें एजुकेशन और हेल्थ की बात भी हो रही है कि वो वापस लिए जाने की पे बात हो रही है। इसके साथ साथ फाटा की वापसी पे बात ये कर रहे हैं कि जी वो जो इंजमाम हुआ था खैबर पख्तूनख्वा के साथ तो उसकी वापसी की ये बात कर रहे हैं। तो फिर 2019 में जब कुछ लोग इसके खिलाफ थे तो तब क्यों इंजमाम इन्होंने किया? देखिए 2019 से लेके आज तक एक 7 साल का सफ़र हो चुका है। इंतज़ामी उमूर पे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हो चुकी हैं। हाँ, हम मानते हैं कि क्या हुआ है? हम मानते हैं कि फाइनेंशियली तो इन्होंने हमें हमारे 700 अरब रुपए बनते हैं। 700 पेपर शायद हुआ हो लेकिन ग्राउंड नहीं, आपने इलेक्शन करवा दिया है वहां पे। 2019 का इलेक्शन करवा दिया, 2024 का आपने इलेक्शन करवा दिया है, दो तो आपने वहां पे इलेक्शन करवा दिए हैं। फिर इंतजामी उमूर पे भी खैबर पख्तूनख्वा का वो हिस्सा बन चुका है। वो भी खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरीट से ही उसको देखा जा रहा है तमाम तरह चीजों को। हम मानते हैं कि फाइनेंशियली इन्होंने तो डिसॉल्व नहीं किया लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली फाटा जो है वो उसका इंतजाम हो चुका है। 700 अरब रुपए हमारे बनते, क्योंकि जब ये इंतजाम हो रहा था तब हमें कहा गया था कि आपको हर साल 100 अरब रुपए दिए जाएंगे जो कि 700 अरब रुपए बनते हैं और उसमें सिर्फ हमें 132 अरब की अदायगी हुई है। 568 अरब रुपए हमारे अभी भी इस मद में जो है वफाकी हुकूमत मकरूज है। 4758 अरब का हमारा केस है जो कि हमारे वाजिबुल अदा पैसे जो इन्होंने हमें देने हैं वो नहीं दिए जा रहे हैं। सो यू थिंक कि ये आप इसके अगेंस्ट हैं तो फिर आप पीपल्स पार्टी के साथ होंगे? देखिए पीपल्स पार्टी की जहां तक बात है तो पीपल्स पार्टी की गवर्नर कुंडी साहब से हमारी एक वफ्द की मुलाकात पिछले दिन हुई है जो काफी पॉजिटिव रही है। इन तमाम तरह चीजों को उसमें डिस्कस किया गया है क्योंकि जो पीपल्स पार्टी जो है वो एनएफसी का जो एक अवार्ड हुआ था वो उसको अपना एक माइलस्टोन ये कहते हैं उसकी, और इसमें कराची की बात भी हो रही है क्योंकि इनका एक ये बड़ा स्टांस है कि सिंध की जो तकसीम है वो ये नहीं मानते। तो क्या इसमें तो ये भी है कि कराची इस्लामाबाद की तरह फेडरल गवर्नमेंट ही उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली देखेगी और फाइनेंशियली। सो यू सेइंग कि अगर 28वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी मुखालफत में जारी है तो आप उनके सपोर्ट में साथ जाएंगे? देखिए हम तो 26वीं और 27वीं तरमीम के भी मुखालिफ थे। हमने तो 26वीं और 27वीं तरमीम की भी मुखालफत की। हमने तो जमीयत उलमा मैं इसी पे आ रहा हूँ। जमीयत उलमा इस्लाम से हमने बात की। हम आखिरी टाइम तक मौलाना साहब के साथ राब्ते में थे लेकिन आखिरी टाइम में मौलाना साहब ने उनके हक में वोट डाल दिया। अब पीपल्स पार्टी के साथ है कि इस हुकूमत के खिलाफ जो भी होगा, इन तरमीम के खिलाफ जो भी होगा, हम उनके साथ बैठेंगे भी, हम उनसे बात भी करेंगे, हम एक मुश्तरक स्ट्रैटेजी पे भी बात करेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी को भी चाहिए होगा कि फिर इस बारे में जो इत्तेमाद का जो हमारा फुकदान है वो ना रहे। इस तरह ना हो जिस तरह जमीयत उलमा इस्लाम ने 26वीं और 27वीं तरमीम में तहरीक इंसाफ के साथ किया। अगर पीपल्स पार्टी इसके खिलाफ है तो फिर खुल के बात करें कि जी हम इसके खुल के बात कहते हैं ना, आप भी खुल के बात करें कि आपको लगता है कि आप लोग इकट्ठे होंगे मगर पीपल्स पार्टी बार्गेन करके वापस हुकूमत में चली जाए। देखिए जब भी बात दो फरीकीन के दरमियान होती है तो सबसे पहले इत्तेमाद का होना बड़ा जरूरी है। इसी जमन में हमने मुलाकात की है कुंडी साहब से जो बड़ी पॉजिटिव रही है। अभी आगे भी मुलाकातें होती रहेंगी। बिलावल साहब ने भी अपनी पार्टी की मीटिंग बुला ली है कल या परसों, उसमें काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सेनेटर साहब यहाँ पे मौजूद हैं और सेनेटर साहब को इस पे खुल के बात करनी चाहिए। राइट। सो सेनेटर साहब आपकी तरफ आ गई है बात 28वीं तरमीम के हवाले से, क्या पीपल्स पार्टी कोई दबाव महसूस कर रही है? बिल्कुल दबाव नहीं है इसमें। जो जब ये आपने जो इंटरव्यूज चलाए इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू होता है उसका तो कंटेक्स्ट ही डिफरेंट है। जो आपने तकरीरें चलाई उसका कंटेक्स्ट डिफरेंट है। देखिए जो एनएफसी है नेशनल फाइनेंस कमीशन, उनमें 8 सूबों के मेंबर होते हैं, फेडरल गवर्नमेंट का एक मेंबर होता है, 9 मेंबर कमीशन है। और ये सूबों को जो पैसे देता है और फेडरल गवर्नमेंट को वो नेशनल फाइनेंस कमीशन देता है, फेडरल गवर्नमेंट को भी और सूबों को भी। ठीक है। अभी भी सूरत हाल ये है कि फेडरल गवर्नमेंट का टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू 19,000 अरब है। 14,000 अरब उनका टारगेट है टैक्स रेवेन्यू का और 5,000 अरब नॉन टैक्स रेवेन्यू है। तो अभी सूबों को 6,500 वर्चुअली मिल रहे हैं 30%।
जब पार्टीशन हुआ था तो सूबों को जो है 80% पैसे मिलते थे और फेडरल गवर्नमेंट के पास 20% पैसे होते थे, क्योंकि सारे जो भी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स है, एजुकेशन, हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस, इरिगेशन, लोकल गवर्नमेंट, ये सारे सूबों के पास है। तो बेसिकली सूबों के पास ज्यादा पैसे होते हैं और होने भी चाहिए। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के पास जो फेडरल गवर्नमेंट का जो बजट है वो 17.5 अरब है। चारों सूबों का बजट 10,000 अरब से ज्यादा नहीं है। तो ये जो है वो फेडरेशन में बुनियादी तौर पर डिसबैलेंस है। फेडरल गवर्नमेंट के पास बहुत पैसे ज्यादा है। आप देखें कि 8.2 फेडरल गवर्नमेंट के पास बहुत सारे टास्क हैं, एक बड़े कर्जा है हमारे ऊपर जो उनको वापस करना है, और बजट के बहुत सारे मामले हैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने देने हैं। फेडरल गवर्नमेंट के पास 8.2 ट्रिलियन है वो डेट सर्विसिंग का, 2.5 ट्रिलियन है डिफेंस बजट, और 7 ट्रिलियन है सिविलियन एक्सपेंडिचर के लिए। तो हम कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट के पास जो 7 ट्रिलियन सिविलियन एक्सपेंडिचर के लिए है, उसमें फेडरल गवर्नमेंट को कम पैसे खर्च करने चाहिए। एक डिफेंस बजट रखना चाहिए सिविलियन एक्सपेंडिचर के, क्योंकि हमारा डिफेंस बजट जो है वो 2.5 ट्रिलियन है। तो फेडरल गवर्नमेंट को सिविलियन एक्सपेंडिचर के लिए भी 2.5 ट्रिलियन या 3,000 अरब रखने चाहिए। साइंटिस्ट साहब, अगर मैं आपकी बात सही समझी हूँ, आप ये कह रहे हैं आपके तखमीने के मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट के पास जो बजट है उसमें जरूरत नहीं है उनको, आपको नहीं लगता कि वो जो अगर शॉर्टफॉल की बात कर रहे हैं वो ठीक है? उसमें मैंने 3 फिगर्स बताए कि 8.2 ट्रिलियन हम देते हैं डेट सर्विसिंग के लिए, वो उनको दे दिए। 2.5 ट्रिलियन देते हैं हम डिफेंस के लिए, बाकी बचते हैं 7,000 अरब, 7 ट्रिलियन वो फेडरल गवर्नमेंट वहां से कट करना चाहिए जो उन्होंने सूबाई जो है। लेकिन जब हुकूमत तक ये बात पहुंचाई गई तो आपसे क्या कहा गया? अभी भी मीटिंग हुई और जब आपने दबाव का कहा कि दबाव कोई नहीं है, वो मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा कि हर तरफ खबरें इस्लामाबाद में ये गर्म हुई कि प्रेसिडेंट साहब के जाने का वक्त आ गया है। फिर आपको मैं खुद ही सुनवा देती हूँ कि क्या हमारे शो में आके कंवर दिलशाद साहब ने कहा, उससे पहले भी वो ये बात कह चुके हैं। लेट्स वॉच दैट। आप ये कहने की तरमीम करने में कोई रुकावट पेश आएगी तो बहुत आसान तरीका है। हमें सुनने में ये आ रहा है कि मलक रियाज को तलब किया जा रहा है, रेड वारंट जारी हो चुके हैं, और वो पाकिस्तान जब पहुंच गए तो सारा सियासी नक्शा ही बदल जाएगा। मलक रियाज ने बाकायदा वो बातें बतानी हैं जो आज तक पाकिस्तान की आवाम को नहीं पता कि मैंने किन किन स्टेक होल्डरों को घर बना के दिए हैं, मैंने करोड़ों अरबों रुपए के घर प्लाजे बना के दिए हैं, वो सब बातें बताएंगे वो। तो मलक रियाज आ रहे हैं, आपको माम इदराक होना चाहिए। ये प्रेशर बिल्ड तो करने की हो रहा है, ये तो नजर आ रहा है। ये जो है वो मुफ्त के जो एनालिस्ट हैं वो छोड़े जाते हैं, एक छोड़ता है दूसरी छोड़ता है। इस पे हम बिलीव नहीं करते। हम पॉलिटिकल प्रोसेस पे, पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस पे बिलीव करते हैं, किसी प्रेशर पे बिलीव नहीं करते। आपको याद होगा कि 27th अमेंडमेंट में ये तीनों जो है प्रपोजल्स थे। एक प्रपोजल था एनएफसी में जो है अमेंडमेंट की जाए, दूसरा प्रपोजल था कि एजुकेशन और पॉपुलेशन प्लानिंग जो है सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट तो 1935 से सूबाई एजुकेशन और हेल्थ दोनों वो नहीं दिए जा सकते। उन्होंने कहा था कि जो है वो पॉपुलेशन के जो पार्ट है प्लानिंग का और एजुकेशन का जो करिकुलम का पार्ट है वो फेडरल गवर्नमेंट को दिया जाए। तीसरा था लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। ये तीनों जो है वो जो 27th अमेंडमेंट प्रपोजल आए थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको जो है वो अप्रूव नहीं किया था। बट सर अगर हम इजाजत दें तो लोकल बॉडी तो बहुत ज्यादा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दिल के करीब था, आपके मंशूर का हिस्सा है। एट सम पॉइंट ही इंप्लीमेंट तो कराने हैं कि नहीं कराने? लोकल गवर्नमेंट बिल्कुल स्ट्रांग लोकल गवर्नमेंट हमारा मैनिफेस्टो है, और लोकल गवर्नमेंट है भी सिंध में, पंजाब में नहीं है। और देखें लोकल गवर्नमेंट का जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 140 वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें ये हुआ है कि each provincial government shall establish a local government system and devolve political, administrative and financial authority and responsibilities to the elected representatives of the local government। ये बड़ा प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, 18th अमेंडमेंट में डाला गया। लेकिन उसको चैलेंज किया एमक्यूएम ने सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने उसके पैरामीटर तय किए कि ये लोकल गवर्नमेंट के पैरामीटर्स हैं और ये पावर जो है वो प्रोविंशियल असेंबली को है। उस पैरामीटर्स के तहत हमने लोकल गवर्नमेंट लॉ को अमेंड किया और उसको जो है हमने इम्प्लीमेंट किया, और सूबे में हमारे में आपको लगता है कि हुकूमत अगर कहे कि हम ये लाना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन क्या होगी? किस हद तक आप अपोज करेंगे? क्या आप सोचेंगे हुकूमती बेंचेस से हट जाएं?
देखिए हम तो पॉलिटिकल प्रोसेस में यकीन रखते ये हैं। हम पॉलिटिकल तो प्रोसेस तमाम है, देयर इज पॉलिटिकल नथिंग पार्टीज में इम्पॉलिटिकल अबाउट इट। ये देखिए जो हमारी पॉलिसी से जो है वो जाहिर है कंट्राडिक्शन में आएगा तो उसको तो हम नहीं मानेंगे। बाकी तो पाकिस्तान का जो है वो जो पॉलिटिकल प्रोसेस है या उसमें अमेंडमेंट है, अगर जो है वो कंसेंसस से सारी पार्टीज कहती हैं कि इसमें ये तो जो है वो शहबाज आना शरीफ साहब चाहिए, और प्रेसिडेंट क्योंकि साहब के दरमियान क्या बात हुई? देखिए वो तो प्रेसिडेंट के पास जो है वो प्राइम मिनिस्टर को जाना है, उसको इन्फॉर्म करना है स्टेट अफेयर्स के सिलसिले में, वो तो होती रहती है। इट्स अ ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू इन्फॉर्म द प्राइम मिनिस्टर। और जो इसके हवाले से जो मेरे भाई ने भी बात की कि खैबर पख्तूनख्वा के जो हाइडल जो है प्रोफेट्स है अंडर आर्टिकल 161, वो भी बहुत जो है ना वो हो गए। वो वीए जाफरी की कमेटी बनी थी, उन्होंने भी हमारी गवर्नमेंट ने जो है उनको सपोर्ट किया था कि आर्टिकल 161 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल उनका राइट है जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का, ठीक उनको है, जो है फेडरल गवर्नमेंट वो पे करे। राइट। लेकिन जो है यहाँ डिस्कशन दूसरा जाता है। लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, तीन गवर्नमेंट्स हैं। इन तीनों को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है कि ये डिसेंट्रलाइज करेंगी पावर। ओके,